नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्टडी वाला चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर में आए हुए जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सुपर टेट, यूपी पुलिस आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल शायरी से। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान का अर्थ है। फोर्ट्रान का अर्थ होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन, इसके बारे में कुछ और भी तथ्य हम लोग पढ़ते हैं। जैसे फोर्ट्रान होता क्या? फोर्ट्रान एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका व्यापक रूप से संख्यात्मक वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में प्रयोग किया जाता है। फोर्ट्रान का मतलब सूत्र अनुवाद है। अतः आपका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि विकल्प नंबर 4 ही क्या था कि कंप्यूटर में फोर्ट्रान का क्या अर्थ है, तो फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है। प्रोग्रामिंग भाषा जो होती है 1957 में जॉन बैकहम द्वारा बनाई गई थी, जिससे प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को अधिक सुलभ बना दिया गया। फोर्ट्रान के निर्माण ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित किया। पिछली प्रोग्रामिंग में मशीनी भाषा कह सकते हैं, प्रथम पीढ़ी की भाषा होती हैं। दूसरी जो असेंबली जो होती है दूसरी पीढ़ी की भाषा में लिखी गई थी, जिसमें कि प्रोग्रामर को बाइनरी और हेक्साडेसिमल अंक गणित में लिखने के लिए आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था, भारत के लिए तब तक कोई मुक्त नहीं है जब तक आप अपने आप को इस आभूषण से दूर नहीं करते हैं और इसे भारत में अपने देशवासियों के भरोसे नहीं रखते हैं। तो ये दोस्तों बोले थे महात्मा गांधी, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने गए थे उस समय बोले थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। इसके बारे में कुछ स्टा पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया, महात्मा गांधी जो बनारस में भाषण दिए थे 1916 में दिया गया था, उसमें क्या बोला था कि उनकी पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय थी। जब उन्हें के बोलने की बारी आई तो गांधी जी ने भारतीय अभिजात वर्ग पे श्रमिक गरीब के चिंता की कमी का आरोप लगाया। ठीक है। उन्होंने कहा कि बीएचयू का उद्घाटन निश्चित रूप से सबसे भव्य शो था, लेकिन वह वर्तमान में अधिक बेडौल रईसों और लाखों प्रूफ भारतीय जो अनुपस्थित थे के बीच में अंतर के बारे में चिंतित। मतलब कि जो अधिक धनी हैं और जो अधिक गरीब है उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, ऐसा ही बता रहे थे। उसके बाद बताए हैं, गांधी जी ने विशेषाधिकार प्राप्त आमंत्रित से कहा कि भारत के लिए कोई मुक्ति नहीं है जब तक कि आप अपने आप को इस आभूषण को नहीं उतारते और भारत में अपने देशवासियों के लिए इस भरोसे में नहीं रखते। यही ऑप्शन आपका क्वेश्चन में बोला गया था, इसलिए ऑप्शन आपका 4 सही होगा। मतलब किसने कहा था, तो गांधी जी हो जाएंगे। इसके बाद अगला चलते हैं। इसके बारे में उसके ऑप्शन में और भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हल्का सा जान लेते हैं। तो क्या थे, एक बैरिस्टर थे, राजनीतिज्ञ थे, पाकिस्तान के संस्थापक थे। जिन्ना ने 1913 से 14 अगस्त 1947 से पाकिस्तान की स्थापना तक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता रहे थे। अब फिर जब वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के डोमिनियन के रूप में भी काम किए, जब तक कि वो मर नहीं गए। ठीक है, यानी जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। उसके बाद एनी बेसेंट के बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। तो एनी बेसेंट कौन थी, तो यह एक ब्रिटिश समाजवादी थियोसोफिस्ट, महिला अधिकार कार्यकर्ता, लेखक, वक्ता, शिक्षाविद और परोपकारी थी। मानव स्वतंत्रता की चैंपियन के रूप में माने जाने वाली वह आयरिश देखिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो कहाँ की थी, तो मेनली वो आयरिश की नागरिक थी और भारतीय स्वशासन दोनों की प्रबल समर्थक थी। तो मतलब ये मेनली आयरिश की थी, आयरिश देश की थी और भारत में आके अपना ये थियोसोफिकल सोसाइटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन से पहले गोपाल कृष्ण के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता और एक समाज सुधारक थे। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इंटरपोल का मुख्यालय दोस्तों फ्रांस के लियोन शहर में है। ठीक है, फ्रांस के लियोन शहर में। इसके बारे में कुछ इष्टा तथ्य पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरपोल, इसका पूरा नाम क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय
आपराधिक पुलिस संगठन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन होता है इंटरपोल का। इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो इंटरपोल है आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक मामले में जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 में पहली अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस के साथ हुई थी, जिसने 24 देशों के अधिकारियों को कानून प्रवर्तन मामले पर सहयोग पर चर्चा करने के लिए लाया था। कितने देशों को? 24 देशों को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे है इसकी स्थापना अगर देखते हैं तो 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में, किसके रूप में हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में हुई थी। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बेल्जियम, फ्रांस और स्कैंडिनेविया और यूके के अधिकारियों द्वारा संगठन को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के रूप में, मतलब किसके रूप में? ICPO के रूप में पुनर्जीवित किया गया था। फिर उसके बाद 1956 में ICPC ने एक नया संविधान और इंटरपोल को अपनाया। कब अपनाया था ICPC? मतलब एक इंटरपोल जो था इसका नाम क्या हो गया था? इंटरपोल कब हुआ था? 1956 में हुआ था। तो आपका क्या इसका मुख्यालय क्या है? फ्रांस के लियोन शहर में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए सबसे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ गया है, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़े मीठे पानी की झील। तो देखिए अगर आयतन की दृष्टि से पूछेगा तब तो आपका हो जाएगा बैकाल झील। ठीक है, लेकिन ये अगर ये पूछता है कि क्षेत्रफल मतलब ऊपरी सतह के दृष्टि से, तो आपका होता सुपीरियर झील। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं हल्का सा। देखिए बैकाल झील जो है ये कहाँ पे है? तो यह रूस में एक भ्रंश झील है। कहाँ पे है? रूस में एक भ्रंश झील है जो दक्षिण साइबेरिया में स्थित है। उत्तर पश्चिम में इरकुत्स्क और ओब्लास्टक और दक्षिण पूर्व में बुरात गणराज्य के बीच में है। बैकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसमें दुनिया के लगभग 20% बिना जमे हुए सतही मीठे पानी है। अतः ऑप्शन आपका एक सही हो जाएगा। यही बोला कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बैकाल झील हो जाएगी। इसमें संयुक्त उत्तरी अमेरिकी ग्रैंड लेक्स की तुलना में अधिक पानी है। ठीक, यह विश्व की सबसे गहरी झील है। ये भी क्वेश्चन पूछता है सबसे गहरी झील कौन सा है, तो बैकाल झील हो जाएगा। यह दुनिया की सबसे साफ झीलों में एक माना जाता है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी झील मानी गई है, मतलब 25 मिलियन वर्ष पहले की झील है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह विश्व की 7वीं सबसे बड़ी, देखिए अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बोला जाएगा तो यह 7वीं बड़ी झील है। अगर बोला जाएगा मतलब इसके आयतन की दृष्टि से तो सबसे बड़ा झील बैकाल झील होगा। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये आपका 7वीं झील होगी। ठीक है, अब बैकाल झील एक प्राचीन दरार घाटी के रूप में बनाई गई विशिष्ट लंबी अर्धचंद्राकार आकृति है। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसमें इसके बाद जैसे मान लीजिए आपको सुपीरियर में कन्फ्यूजन था तो सुपीरियर के बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। सुपीरियर जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, लेकिन कहाँ पे? सतह क्षेत्र के अनुसार, मतलब सतही क्षेत्रफल के अनुसार। और ये कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। इसके बारे में पढ़ते हैं मिशिगन झील के बारे में। तो मिशिगन झील जो है यह मिशिगन झील और ह्यूरन झील के युक्त पानी का शरीर है, जो मैकेनिक के 5 मील चौड़े 20 था गहरे खुले पानी के जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें आगे कैप्सियन सागर के बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। तो कैप्सियन सागर क्या है? यह है कि एंडोरेक बेसिन का एक जल निकासी बेसिन है जो आमतौर पे पानी को बरकरार रखता है और पानी के अन्य बाहरी निकायों जैसे नदियों महासागरों के बहिर्वाह की अनुमति नहीं देता, लेकिन इसके बजाय झीलों और दलदलों में परिवर्तित हो जाता है। अस्थायी रूप से मौसमी और वापसीकरण के माध्यम से संतुलित रहता है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? तो दूसरा पूछा गया, पहला नहीं। तो दूसरा आपका उपराष्ट्रपति होगा, पहला आपका राष्ट्रपति होता है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के संविधान के भाग 5 में भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा की है। किस भाग में? भारत के भाग 5 में उपराष्ट्रपति की चर्चा भाग 5 में की गई है। अनुच्छेद आपका 63 से लेकर 73 तक उपराष्ट्रपति की योग्यता चुनाव और हटाने से संबंधित है। और 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
ठीक है। और ये भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के बाद भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय हो जाएगा। और सबसे इसका इस चौथा जो अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 65 में कहा गया क्या है कि नई राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज 1907 में भीकाजी कामा द्वारा कहाँ पे फहराया गया। मान लीजिए डैश दिया गया है तो मतलब कि कहाँ पे फहराया गया, किसमें, तो इसमें आपका जर्मनी में फहराया गया था। ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो देखिए भीकाईजी कामा जो थी रुस्तम, उनका पूरा नाम था भीकाईजी रुस्तम कामा। ठीक है। उन्होंने विदेश में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। किसकी? भारतीय क्रांति की जननी। और ये जो झंडा फहराए थे तो कब फहराए थे, तो 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पे भारतीय ध्वज फैलाने वाली पहली व्यक्ति बनी। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। और अगर उसके बारे में, उनका जन्म के बारे में पूछे तो उनके जन्म भी देख लेते हैं। तो उनका जन्म होता है 24 सितंबर 1861 में बॉम्बे में सोराब जी और जय जीजा बाई पटेल के वहाँ हुआ था। और वो कहाँ से, किस परिवार से संबंध रखती थी, तो पारसी परिवार से संबंध रखती थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच क्या पहचान करें। तो महाराष्ट्र का बारे में पूछा गया है। तो महाराष्ट्र में आता है तमाशा। जैसे वहाँ के एक लोक नृत्य है, होता है लावड़ी। तो लावड़ी एक नृत्य है और लोक रंगमंच कौन सा है, तमाशा हो जाएगा। इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। तमाशा क्या है? एक लोक रंगमंच महाराष्ट्र में लोकप्रिय है और ये अपने हास्य और कामुक सामग्री के लिए जाना जाता है। ठीक है। हास्य और कामुक सामग्री के लिए जाना जाता है। इसके बारे में और सब पढ़ लेते हैं कि और लोक नृत्य कहाँ पे किस राज्य की है। जैसे कि स्वांग जो था ऑप्शन में आपका, ये कहाँ का है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्वांग जो है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में है। डांडिया रास कहाँ पे होता है, तो डांडिया रास मेनली जो होता है गुजरात राज्य में होता है। यह किस पे आधारित होता है, तो दुर्गा और महिषासुर के नकली लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है। तरंग मेली जो है, तरंग मेली गोवा का लोक नृत्य जो दशहरा और होली के दौरान किया जाता है। घूमर कहाँ का है, तो घूमर राजस्थान की भील महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कारबेलिया जो है राजस्थान के कारबेली महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और 2011 में इसे यूनेस्को के अमूर्त विरासत के रूप में जोड़ा गया। मतलब कारबेलिया जो है उसको 2011 में क्या किया गया, यूनेस्को की अमूर्त विरासत के रूप में भी सूची में शामिल किया गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला है चारबा जो है हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। भांगड़ा जो है पंजाब का है। रासलीला और नौटंकी जो है आपका उत्तर प्रदेश का है। और दादर का जो है उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय नृत्य अर्थशास्त्री दादर जो है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है WWW का आविष्कार किसने किया था। WWW का आविष्कार किया था टिम बर्नर लिन ने। ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसके बारे में अगर पढ़ना चाहेंगे तो बस यही है कि कौन स्थापना किया था, टिम बर्नर लिन ने। और इसके बारे में अगर इसके जो और लोग हैं इसके बारे में, जैसे रॉबर्ट काहन क्या हैं, तो रॉबर्ट काहन जो थे वो TCP और IP मतलब ट्रांसफर जो IP और TCP प्रोटोकॉल होते हैं के सह आविष्कारक हैं। मतलब किसके हैं, TCP और IP के प्रोटोकॉल के क्या हैं, सह आविष्कारक हम बोल सकते हैं। माइए अगर यहाँ क्वेश्चन आपका यही था ना कि WW का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर लिन होगा। अगर मान लीजिए पूछ दिया TCP और IP के, तो कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट काहन हो जाएंगे। चार्ल्स बेबेज क्या है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर का पिता एक तरह से माना जाता है, मतलब जनक भी माना जा सकता है। ठीक है। और उनका जन्म कब हुआ था, 26 दिसंबर 1971 में इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम्पी में विरापाक्ष मंदिर किसको समर्पित है। मतलब किस भगवान के लिए बनाया गया था, तो भगवान शिव के लिए बनाया गया था। इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेंगे। जो विरापाक्ष मंदिर है यह बादामी के चालुक्यों का सबसे बड़ा स्मारक है। कहाँ पे है, विरापाक्ष मंदिर जो है बादामी के चालुक्यों का, मतलब चालुक्यों के द्वारा बनाया गया था। मतलब ये हो गया यहाँ पे। इसे बाद में विजयनगर साम्राज्य में सुधारा गया। यह मंदिर इसलिए खास है क्योंकि इसमें 12 खम्भों वाला एक पंचायत हाल जैसा
रूपांतरित है। ठीक है, आगे चलती है। विरूपाक्ष मंदिर के बारे में पढ़ लेते हैं हल्का सा। विरूपाक्ष मंदिर क्या है? यह बादामी के चालुक्यों द्वारा सबसे बड़ा स्मारक हो जाएगा। और इसमें कितने भवन है? टोटल 12 खंभों का एक भवन है। ठीक है दोस्तों। हम्पी, हम्पी क्या है? हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी शहर के अवशेष शामिल है। यह मध्य कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी में स्थित है। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला जो होता है वो झारखंड में है। ठीक है, कहाँ पे है? झारखंड में। इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोयला, तो कोयला संसाधन जो होता है मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पुराने गोंडवाना संरचनाओं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के युवा तृतीयक संरचनाओं में उपलब्ध हैं। ठीक है, और इसके बाद कोयले से जुड़ी जो घाटी पूछ लिया जाता है, तो गोदावरी और महानदी सोन, ये 3 घाटियां हैं जहाँ पे कोयला पाई जाती हैं। और झरिया जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज का स्थान आता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है? तो इसमें आपका ध्रुव होता है। कौन सा होता है? ध्रुव, जो भाभा अनुसंधान केंद्र का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर स्थापित है, परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, जैसे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ध्रुव के बारे में देखिए, लिखा ना, मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? ध्रुव। ध्रुव और साइरस 2 हथियार ग्रेड प्लूटोनियम उत्पादक रिएक्टर हैं जो भारतीय रणनीतिक कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो भी परमाणु रिएक्टर हैं कहाँ कहाँ पे हैं, किस राज्य में हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे कैगा जो है और कहाँ पे है? कर्नाटक में। कैगा कर्नाटक। काकड़ापा गुजरात, काकड़ापा गुजरात। कुडनकुलम तमिलनाडु, कुडनकुलम तमिलनाडु। मद्रास तमिलनाडु। नरौना उत्तर प्रदेश। राजस्थान। तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बने ग्रिड कारतूसों का उपयोग करने वाली इनफील्ड राइफलों को पेश करने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो उस समय जो जिम्मेदार था वो व्यक्ति था हेनरी हार्डिंग। इसके बारे में हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के जो तत्कालीन कारण थे उसमें देखेंगे आप, तो तत्कालीन कारण जो थे एनफील्ड राइफल थी। ठीक है, इसकी शुरुआत जब जो हेनरी हार्डिंग जो था वो 1844 से लेकर 1848 तक कौन था? भारत का गवर्नर जनरल थे। और ने क्या किया था? गवर्नर जनरल के रूप में सेना के उपकरणों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया है। जिन इनफील्ड राइफलों को पहली बार पेश किया गया था उस पर चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल था, जिसके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया था। उसमें हुआ क्या था, जो कारतूस बने थे मेनली गाय और सूअर के चर्बी से बनाए गए थे। तो सूअर जो था मुसलमानों के लिए और गाय जो था हिंदुओं के लिए, इसलिए इसका विद्रोह हुआ था। इसके बाद जो अन्य गवर्नर जनरल उसके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। जैसे लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग जो होता है इसके समय में क्या हुआ था? प्रथम सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 में। लाहौर संधि हुई थी 1846 में। मध्य भारत में गोंडों ने कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि पर निषेध करा। कौन करा था? हार्डिंग ने इतना काम किया था। उसके बाद जॉन बेनेट हर्सी के द्वारा पढ़ेंगे तो 1857 के विद्रोह के दौरान एक कमांडिंग ऑफिसर थे। कौन थे? कमांडिंग ऑफिसर थे। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक जो इंपॉर्टेंट है, 1828 से 1835 तक ये काम किया था। यह चार्टर अधिनियम के नियमों के लिए अनुसार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। और उसने सती प्रथा को समाप्त किया था। भ्रूण हत्या और बाल बलि के साथ साथ ठगी प्रणाली को भी खत्म किया था। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि ठगी प्रणाली को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। यह 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम प्रस्तावित किया था और मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता की स्थापना की थी। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में किसमें CFC शामिल है? CFC मतलब कार्बन फ्लोरोकार्बन जो होता है किसमें शामिल है? तो प्रशीतक में शामिल होता है। प्रशीतक जो रेफ्रिजरेटर होता है उसी को प्रशीतक कहा जाता है। इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। कार्बन फ्लोरोकार्बन जो होते हैं विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाली गैसें हैं, जिसमें से सॉल्वेंट, रेफ्रिजरेंट और एरोसॉल स्प्रे शामिल होते हैं।
ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका 1907 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच विभाजन हुआ था? तो ये आपका हुआ था सूरत अधिवेशन में। कहाँ पे? सूरत अधिवेशन में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सूरत विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था। वास्तव में नरमपंथी और चरमपंथियों के अंतर ने अंग्रेज के लिए इस अवसर को प्रदान किया था और नरमपंथी और चरमपंथी एक साल के लिए अपने मतभेदों को सुलझा लिया, लेकिन 1907 में दोनों समूह अस्थायी रूप से अलग हो गए थे। मतलब सुलझा तो लिया लेकिन क्या होता है, अलग भी हो गए थे। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। लिखित में कौन सा असंक्रामक रोग है? तो असंक्रामक रोग आपका उच्च रक्तचाप हो सकता है, क्योंकि निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और आंत जो रहे संक्रामक रोग होते हैं। इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेंगे। उच्च रक्तचाप, जिसे अक्सर उच्च रक्तचाप की स्थिति के रूप में जाना जाता है, ध्वनियों में रक्तचाप के स्तर को वृद्धि के साथ एक चिकित्सीय व्यवस्था है। यदि यह लंबे समय तक बना रहा तो हृदय रोग और यहाँ तक स्ट्रोक सहित कई अन्य जानलेवा बीमारियों को जन्म दे सकता है। और उसके बाद इस लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। स्फेग्नियम मैनोमीटर जो होता है, यह क्या होता है कि चिकित्सीय उपकरण होता है जिससे व्यक्ति की रक्तचाप को मापा जाता है कि कितना होता है कितना नहीं। ठीक है। फिर नाटकीय कला का प्रसिद्ध ग्रंथ जो नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। तो भरत मुनि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली ट्रेन किसके बीच में संचालित की गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में संचालित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच में समानता है? तो अम्ल और क्षार के बीच में जो समानता होती है, अम्ल और क्षार जो होते हैं जल में मिलाने पे ऊष्माक्षेपी हो जाती है। ऊष्माक्षेपी का सेंस है कि वह ऊष्मा निकलती हैं, उससे उस अभिक्रिया से क्या होती हैं? ऊष्मा निकलती हैं। इसके बाद अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करता है? तो समान अवसर जो है आपका अनुच्छेद प्रदान करता है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 15 है, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग और जन्म स्थान आधार पर विभेद का निषेध करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है तो उसके धर्म, मूल, जात से कोई संबंध नहीं है, आपको समान अवसर मिलेगा। और 13 जो कहता है कानून असंगत है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। 14 जो बोलता है कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं? समान हैं। ठीक है, ये आपका 14 बोलता है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज अणु जो होता है डैश डैश में टूट जाता है। किस में टूटता है? तो पायरुविक अम्ल में टूटता है। ठीक है, पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। पायरुविक अम्ल के बारे में देखिए, पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र के दौरान उत्पन्न होता है। यह सेलुलर श्वसन के दौरान ऊर्जा की रिहाई के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, लिखित में कौन एशियान के संस्थापक देशों में एक है? तो एशियान के संस्थापक देशों में मलेशिया आता है। ठीक है, इसके बारे में और भी देश देख लेते हैं। तो इसमें इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया। ये एशियान के संस्थापक देशों में एक हैं। और ये कहाँ पे हैं? तो एशिया प्रशांत के उत्तर औपनिवेशिक राज्यों के बढ़ते तनावों के बीच में राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला है, भारत में किस राज्य में तापीय ऊर्जा से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में। भारत में नदी डॉल्फिन, भारत में नदी डॉल्फिन जो डॉल्फिन होती है, नदी डॉल्फिन, वो किस नदी में पाई जाती है? ये आपसे क्वेश्चन है। तो ये आपका घाघरा नदी में पाई जाती है। कौन सी नदी? डॉल्फिन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी इमारत डब्ल्यू स्टीवंस द्वारा डिजाइन की थी? डब्ल्यू स्टीवंस द्वारा डिजाइन की ये इमारत आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, जो पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था, टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। यह भारत में विक्टोरियन गोथिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ब्रिटिश वास्तुकार जो थे F.W. स्टीवंस द्वारा डिजाइन की गई इमारत गोथिक शहर और भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक बंदरगाह के रूप में बॉम्बे का प्रतीक बन गया। टर्मिनल जो था 1878 ईस्वी में शुरू में 10 वर्षों में पूरा हुआ था। यह उपमहाद्वीप का पहला टर्मिनस स्टेशन था। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान जो दिवस होता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। जो हमारे साइंटिस्ट थे CB रमन, उनके याद में मनाया जाता है। कौन थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन, या इसको शार्ट में CB रमन कहा जाता है। और ये रमन प्रभाव की खोज किए थे, इसलिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस के आधार पर 28 फरवरी को
क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। जानभील मेला एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया है। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तु की अदला बदली से वहां पे व्यापार होता है। ठीक है, तो ये किस राज्य में होता है। भील मेला, जान भील मेला जो किस राज्य में एक तरह से हो सकता है, तो वो आपका है असम राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस मिशन का नाम बताइए जिसने इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने की कल्पना की। तो इसमें है आदित्य 11। ठीक है दोस्तों, और आदित्य 11 के बारे में हम पढ़ लेते हैं। आदित्य 11 जो है यह सूर्य का अध्ययन करने में भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है। यह एस्ट्रोसैट के बाद, मतलब कब, एस्ट्रोसैट के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का ये दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन होगा, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। 11 पृथ्वी सूर्य प्रणाली के कक्षीय तल में 5 बिंदुओं में से एक लैंगेजियन या लैंगेज बिंदु 1 को संदर्भित करता है। इसरो जो है मेनली जो है 11 400 किलोग्राम के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत है। ठीक है दोस्तों, और बाकी है जो आदित्य 11 है, कुछ मूविंग कंपोनेंट होंगे जो टक्कर में जोखिम को बढ़ाते हैं। इतनी बात है दोस्तों, इसमें एक सेट का मैंने पूरा जीएस का प्रैक्टिस सेट और स्टाफ फैक्ट के साथ मैंने कवर करा दिया हूं। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के भी बारे में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।